हेलो एंड वेलकम। ये 10th बी की क्लास है जिसमें हम एक्सरसाइज 3.5 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैथ में हम जो हमारा जो चैप्टर था 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसी का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कई लोगों को दिक्कत है। हमारे पास मैसेज आया है कि आप सर ये वाला चैप्टर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस एक्सरसाइज का हम रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी कहीं भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसका रिवीजन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का, वो क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काम क्या करना है, ये क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से सुन लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को पहले चेक करेंगे कि ये हल देगा या नहीं देगा। मतलब इस दोनों इक्वेशन का जो ये दोनों इक्वेशन हैं, इसका कोई हल है, अद्वितीय हल यानी कि एकलौता हल है, या फिर इनफाइनाइट हल है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब अपरिमित रूप से हल। ठीक है, जब एक लाइन दूसरे लाइन पे लाइज करती है तो हमने बताया था कि ये कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, अपरिमित हल मिलते हैं। और जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक अद्वितीय हल मिलता है, और जब दोनों समांतर होते हैं तो कैसा मिलता है, कोई हल नहीं मिलता है। तो इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आधा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मतलब चेक करने वाला काम करेंगे कि इसका एक अद्वितीय हल है, मतलब इकलौता हल है या नहीं है, या फिर दूसरा कि इसका अपरिमित हल है, या तीसरा जो कि इसका कोई हल नहीं है। तो उससे पहले थोड़ी बेसिक हम लोग जान लें। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन के युग्म को ग्राफ पे बनाते थे तो हमें सिर्फ 3 तरह की कंडीशन होगी। वो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, या दोनों लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे कट करती हो, इंटरसेक्ट करती हो। ठीक है, या दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, या जो तीसरी कंडीशन होगी, या वो दोनों लाइन जो दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है वो एक ही लाइन पे लाई करती हो। मतलब एक लाइन ये है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन खींची गई है। इसका कंडीशन क्या होता है, ठीक है, इसका कंडीशन ये है कि अगर हम इस इक्वेशन को ले लें, ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो A1, B1 और C1, A2, B2, C2 को लेके हम पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है। अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, यानी कि यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और इसका अद्वितीय हल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर A1 अपॉन A2 है, ठीक है, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, एंड इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है, यहाँ C2 लिखेंगे, C2 है, तो ये दोनों इक्वेशन एक दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे और इसका कोई भी हल नहीं होगा। और जो तीसरी कंडीशन हमारी बनती है उसका जो फॉर्मूला बनेगा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ये कंडीशन बनती है तो दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर होगी। ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप होगा, और यहाँ पे जो भी पॉइंट आप ले लेंगे वो इस इक्वेशन का हल होगा, यानी कि अनंत हल, या क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे कि यही पढ़े हैं, सही है कि नहीं है। अब हमने कॉपी में आपको नोट भी करवाया है। ठीक है, चलिए अब बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को आगे चेक करते हैं। अब कोई भी इक्वेशन हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, जैसे एक पहला क्वेश्चन करके हम बता दे रहे हैं, इसी तरह से आपको चेक करना होगा। सबसे पहले हमें अपने जो इक्वेशन हमको जो दिए गए हैं लीनियर इक्वेशन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से लिखा जाएगा। जैसे पहले एग्जाम्पल में तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह से लिखा हुआ है।
यहाँ आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं। अब इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? बस 5 को इधर करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगा? 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब एक तरफ राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए और बाकी सारी क्वांटिटी इधर होनी चाहिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में तो सब लिखा लिखाया है, तो हम इसको आगे कुछ परेशान नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं होगी, हम अपना काम आगे कर सकते हैं। ये वाला हमें स्टेप नहीं करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें पहले ही से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए समीकरणों की लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या करने पे? तुलना करने पर क्या होगा? जब तुलना करेंगे तो क्या होगा? a1 की वैल्यू आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी, b1 की वैल्यू आएगी, c1 की वैल्यू आएगी, b2 की वैल्यू आएगी और c2 की वैल्यू आएगी। कैसे आएगी बताते हैं अभी। देखिए, a1 क्या होगा? यानी कि a1 x लिखते हैं तो x के सामने वाला वही a1 होता है। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो a1 बराबर 1 हो जाएगा। b1 क्या है? यानी कि y, यहाँ पे y है, y के सामने जो भी होता है y का गुणांक वो b1 होता है, तो y के सामने क्या है? -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और c1 बराबर भी -3 है। यहाँ a2 में देखिए x के सामने क्या है? 3 है, तो a2 हमारा 3 हो जाएगा और b2 क्या हो जाएगा? -9। सामने वाला चिन्ह देखेंगे, अगर प्लस के साथ है तो प्लस लिया गया है, जो कि लिखा नहीं जाता है, और माइनस है तो माइनस के साथ लेंगे। उसके बाद c2 हमारा -2, ठीक है। अब हम करके देखेंगे क्या? a1 अपॉन a2 डिवाइडेड बाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन का अद्वितीय हल है। अब यहाँ पे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालिए जरा। तो a1 अपॉन a2 बराबर क्या होगा? 1/3, ठीक है। b1 अपॉन b2 बराबर क्या होगा? -3 अपॉन -9, यानी कि यहाँ पे 1/3 और c1 अपॉन c2 निकालिए जरा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -3 अपॉन -2, माइनस माइनस कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के और नहीं बराबर है c1 अपॉन c2 के। यानी कि ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है दोनों लाइन के पैरेलल होने की। यहाँ पे कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे, लिखिए चूंकि ये अतः यहाँ कोई हल नहीं है, या फिर अतः दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है। आप सही से पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। पहले a1 b1 c1 की वैल्यू निकाली, किससे? इस स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करने पे a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे हमें मिल गया a1 अपान a2 1/3, b1 अपान b2 1/3 और c1 अपान c2 तो 3/2। एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं गलत तो नहीं हुआ है। तो 1/3 3 3 का 9 सही है और यहाँ पे -3 का -2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई हल नहीं मिल रहा है, तो इस क्वेश्चन को हमें यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन में से पहले में से ही एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे कि जिसका एक अद्वितीय हल होगा और उसके हल के लिए हम वज्र गुणन का प्रयोग करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन का प्रयोग करके हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब हमको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक अद्वितीय हल है या अपरिमित हल है या फिर कोई हल नहीं है। तो अभी कोई हल नहीं है वाला हम लोग इससे पहले देखे हैं। अब यहाँ पे देखिए a1/a2 करेंगे तो आएगा आपका 2/3 और b1/b2 करेंगे तो आपका आएगा 1/2। तो यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, यानी कि यहाँ पे एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है, जो काम वहाँ किया गया है वही काम आपको यहाँ भी करना होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे का काम करेंगे। ठीक है, तो पहले ये तो पता चल गया कि इसके अद्वितीय सिर्फ एक ही हल है, तो अब हम इसके आगे का काम करने जा रहे हैं। ठीक है, अगले स्टेप के लिए जब हमें हल चाहिए तो सबसे पहले हमने आपको एक वज्र गुणन का फॉर्मूला बताया ये था कि एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले को या तो आप याद कीजिए या उसको डेवलप कीजिए। याद करने से आसान है, डेवलप करना। यहाँ लिखिए x, y और 1। ठीक है, और आप एक सीक्वेंस याद कर लीजिए BCAB। ठीक है, ये सीक्वेंस आप याद कीजिए BCAB। तो यहाँ पे आपको लिखना है B, यहाँ पे लिखना है C, यहाँ पे लिखना है A और यहाँ पे लिखना है B। फिर वही काम यहाँ कीजिए BCAB। ठीक है, अब देखिए हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, बस इसी तरह से हमको चलना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना है। ठीक है, अब कैसे करना है ये हम बताते हैं। अगर आप x को लेंगे तो इन दोनों को लीजिए। तो यहाँ लिखिए x डिवाइडेड बाई B1 से किसका मल्टीप्लाई हुआ है, C2 का। उसके बाद आपको माइनस लगाना है, उसके बाद B2 C1। ठीक है, ये आपका बन गया इज इक्वल टू y लिखेंगे और जब y लेके चलेंगे तो इन दोनों को लेंगे। ठीक है, y के लिए ये होगा। तो आप यहाँ किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C1A2 का, C1A2 माइनस C2A1। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और 1 के लिए आपको इनको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो A1 से B2 का मल्टीप्लाई हुआ है और A2 से B1 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। एक बार इसको हम चेक कर लेंगे कि सही है कि नहीं। चलिए सही है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने मिटा दिए। फिर से हम लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हो जाता है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और यहाँ रहेगा आपका 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब ये आपका a1 है। ठीक है, y है सिर्फ अकेले, तो यहाँ पे 1 अगर लिख देंगे तो ये आपका b1 हो जाएगा और ये आपका c1 हो जाएगा। और सब काम यही है कि बस इसको उठा के आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और यहीं से आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो आप जरा ये वाला मिटाते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। करना क्या है, इसी फॉर्मूले पे पुट करना है। हम ऊपर करते हैं x अपॉन क्या है b1 c2। यहाँ पे अच्छा पहले लिख देते हैं क्या है, a1 बराबर 2 आया है, b1 बराबर आया है 1 और c1 बराबर आया है -5 और यहाँ पे क्या है a1 बराबर 3 है, देख लीजिए, और a2 बराबर b2 बराबर 2 है और c2 बराबर -8 है। ठीक है, ये हमें इस इक्वेशन से मिला है। कैसे मिला है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मिला था। अब इसी को हम यहाँ पे रख देंगे सीधा सीधा। तो क्या है फॉर्मूले में x अपॉन b1 c2, यानी कि b1 1 है और c2 -8 है। तो b1 मल्टीप्लाइड बाई c2 है -8। फिर क्या है माइनस b2 c1, क्या है फिर माइनस उसके बाद b2 c1, b2 है 2 और c1 है -5। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। b2 c1 हो गया, ये वाला हमारा टर्म
कंप्लीट हो गया। अब y वाला है तो y के नीचे क्या है, C1 A2, C1 है आपका -5 और A2 आपका है, कहाँ गया, अच्छा ये A2 है 3, ठीक है, और -C2 -8 है यहाँ पे, -8 मल्टीप्लाइड बाई A1 यानी कि 2 इज इक्वल टू, अब 1 लेंगे और नीचे डिवाइड करेंगे किससे, A1 B2 यानी A1 आपका 2 है, B2 कितना है आपका 2 है, दोनों ही 2 2 है, और A2 B1 यानी कि 2, A2 आपका कितना है 3 और 1 -3 इंटू 1, ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन -8, ये हो जाएगा +10, ठीक है, कैलकुलेट आप कर लेंगे, y बराबर हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 16, वो भी प्लस में, और इसके बाद है 1/4 -3, एक स्टेप और करेंगे, x अपॉन 10 - 8 यानी कि यहाँ होगा 2 इज इक्वल टू -15 + 16 यानी कि y/1, और तीसरा होगा 1/1, ठीक है। अब हम फॉर्मूला मिटा देते हैं, फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें जगह चाहिए, बहुत छोटा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब एक बार इसको लेके चलिए, x/2 इज इक्वल टू 1/1 यानी कि x इक्वल टू 2, ठीक है, और y के लिए चलना है तो y/1 इज इक्वल टू 1/1 यानी कि y बराबर 1, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमें वज्र गुणन में सॉल्यूशन निकालना है। लिखने का तरीका आप उदाहरण में देख लेंगे कि किस तरह से लिख के किया गया है, और हमने क्लास में भी बताया, आप अपनी नोट्स को भी देख लेंगे, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन है, आप इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें दिक्कत थी, आपको देख लेते हैं क्या है। दिया है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप बुक देखिए, बुक में ये क्वेश्चन है दूसरा का पहला, तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल होने की बात की जा रही है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं, हमने अभी आपको शर्त बताई है कि अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे हो सकते हैं, वो हाँ, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तभी ना अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अगर ये कंडीशन होगी। और इस कंडीशन में होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको बस वहां पे सारे मान पुट करने होंगे, इस फॉर्मूले पे पुट करने होंगे, तो आपको वहां पे a और b के मान मिल जाएंगे। मैं करके दिखा देता हूं। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन है a - b, x प्लस a प्लस b y इज इक्वल टू 3a प्लस b - 2, ठीक है, यही दिया हुआ है ना। हाँ, अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, a1 निकालेंगे तो a1 आपका 2 है, b1 आपका 3 है, और c1 क्या है आपका -7, माइनस क्यों है, इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y - 7 बराबर 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया। और इसको भी ज़रा अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एक a - b x प्लस a प्लस b y माइनस 3a प्लस b -2, ये पूरा ब्रैकेट में होगा, a प्लस b -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब a2 की वैल्यू क्या होगी, a - b, b2 की वैल्यू a प्लस b, और c2 की वैल्यू होगी -3a प्लस b -2, बस, ठीक है।
A1 A2 A1 B1 C1 मिल गया, A2 B2 C2 मिल गया। अब आपको इस इक्वेशन में रखना है, लिखेंगे क्या कि यदि यहां पर दिए गए समीकरण का अपरिमित हल है तो ये होगा। ठीक है, और इसी में आप मान पुट कीजिए। तो मान कैसे रखना है, यहाँ पे A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू है A माइनस बी इज इक्वल टू दूसरा क्या है 3 अपॉन A प्लस बी इज इक्वल टू -7 अपॉन -3A प्लस बी -2। ये कट जाएगा आप इसमें। अब आपको क्या करना है, अब एक बार इसको और इसको लेके चलिए और एक बार इसको और इसको लेके चलिए, फिर से आपको लीनियर इक्वेशन मिलेगा। यहाँ एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, फिर यहाँ एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, इसको लेके चलिए और फिर इसको लेके चलिए। आपका जो भी मन हो, एक जोड़े को उठाएंगे, एक बार दो को और एक बार किसी अगले दो को उठाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको करना यह है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन आपको मिलेगा। जब दो इक्वेशन मिलेगा, वो भी एक तरह का लीनियर इक्वेशन होगा, उसके बाद आप प्रतिस्थापन या विलोपन लगा के ए और बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी काम आप खुद कीजिएगा। और उसके बाद जो सारे क्वेश्चन हैं उसमें भी यही सब फॉलो हो रहा है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसी तरह के हैं। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है चौथा, वहां पे कुछ स्टेटमेंट है और उसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में बदलना है, फिर उसको वज्र गुणन की सहायता से या फिर जो भी दिया हुआ है उसमें जो भी विधि दी हो, अगर विधि कोई नहीं दी है तो आप अपने हिसाब से कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है, तो आप कीजिएगा। कोई दिक्कत होगी क्वेश्चन तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू।